नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन में दल प्रणाली का अध्ययन करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे और ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल हैं, प्रमुख राजनीतिक दल, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम इस लोगो में देख पा रहे हैं, ब्रिटेन में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनका जो बैनर में 5 राजनीतिक दलों के हमें यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहे हैं और इनके ये चुनाव चिन्ह हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो सबसे ऊपर कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अनुदार दल, यह ब्रिटेन का प्रमुख राजनीतिक दल है। और इसके साथ जो आज 20वीं शताब्दी और खासकर 21वीं शताब्दी में जो दूसरा सर्वाधिक प्रमुख दल है वो है श्रमिक दल अथवा लेबर पार्टी। ये इसका चुनाव चिन्ह है गुलाब। ये कंजर्वेटिव पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ब्रिटेन के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसी में से लिया हुआ ये चिन्ह है उनका। और ये जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो बहुत महत्वपूर्ण दल था विग पार्टी, विग को ही बाद में लिबरल पार्टी या उदार दल कहा गया। और अब ये जो उदार दल है 1988 के बाद में इसने सोशल डेमोक्रेट के साथ में गठबंधन करके अब ये नए दल के रूप में सामने आ गया है और अब इसका नाम है लिबरल डेमोक्रेट्स, या संक्षेप में इनको लिब डेम्स भी कहा जाता है। लिब डेम या लिब डेमोस। ये 17वीं शताब्दी, जब से ब्रिटेन में दल प्रणाली का उदय हुआ तब से कंजर्वेटिव्स और ये लिबरल्स, या प्रारंभ में इनको कंजर्वेटिव्स को टोरी दल कहा गया और इन लिबरल्स को विग दल कहा गया। तो टोरी और विग, इन दोनों दलों का जो उदय है वो बिल्कुल साथ साथ एक ही विचार बिंदु से प्रारंभ हुआ कि ब्रिटेन में अनेक प्रश्नों पर जब राजतंत्र के पक्ष में और राजतंत्र के विपक्ष में जब जनता दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गई और हर बार राजतंत्र के जो पक्ष के समर्थक थे उनका रुख अलग रहा और जो राजतंत्र के विरोधी थे या जो प्रगतिशील विचारधारा के थे उनका रुख अलग रहा। और इस तरह से इन दो दलों का उदय साथ साथ हुआ और इनका विकास साथ साथ हुआ और लगभग 400 वर्षों तक ब्रिटेन में इन दो ही दलों का वर्चस्व रहा और ब्रिटेन में एक सुदृढ़ द्विदलीय प्रणाली का विकास हो गया। किंतु मार्क्सवाद के उदय के साथ साथ हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी की बड़ी महत्वपूर्ण घटना में से एक रहा सोवियत संघ में साम्यवाद का उदय, और पूरी दुनिया में जो है वो समाजवाद की लहर आई जिससे ब्रिटेन भी अछूता नहीं रहा। ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है श्रमिक संघों का निर्माण होने लगा और वो जो श्रमिक चेतना थी उसी श्रमिक चेतना से सन 1900 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी या श्रमिक दल का निर्माण हुआ और 20वीं शताब्दी में अनुदार दल को चुनौती देने वाला यह प्रमुख दल बन गया और इसने इन लिबरल डेमोक्रेट्स को या इस उदारवादी दल को पीछे छोड़ते हुए ये दो दल सत्ता की प्राप्ति में एक दूसरे को चुनौती देने लगे। बाकी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक और दल है वहाँ पे, हरित दल या ग्रीन पार्टी। यह पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों को लेकर के बना हुआ एक दल है और इसकी जो नीतियाँ हैं वो हरित नीतियों के नाम से जानी जाती हैं, ग्रीन पॉलिसीज़। और ये एक और दल हम देख रहे हैं यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी। तो यूकेआईपी यह जो दल है इसका उद्देश्य है ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना, या ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रे का अर्थ है
प्रारंभिक शब्द है ब्रिटेन, और एग्जिट, एग्जिट का अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि ब्रिटेन के लोग यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और वो जो एक सामान्य, जो पूरे यूरोप की संस्कृति और यूरोप के एक राजनीति और अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला जो यूरोपीय संघ बना, उसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित हुआ। किंतु ब्रिटेन के लोग अब नहीं चाहते कि वो बाहर उस यूरोप में कि उस संघ में सम्मिलित रहें, तो उन्होंने ब्रिटेन में इसी उद्देश्य से दो राजनीतिक दल बन गए। ये एक तो यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, और दूसरी जो राजनीतिक दल बना वो था ब्रेक्जिट दल, उसका नाम ही ब्रेक्जिट दल बन गया। तो इस तरह से ये एक छोटी सी झांकी हमने अभी देखी है। तो ब्रिटेन में जो प्रमुख राजनीतिक दल रहे, यदि पहले थोड़ा सा उनका अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि अनुदार दल और उदार दल, जैसा कि हम बार बार देख चुके हैं, इनका उदय स्टुअर्ट काल में, और उससे भी पहले यदि लंकास्ट्रियन काल में देखें, यानी कि जब जब राजतंत्र के पक्ष और विपक्ष में झगड़े हुए, तब तक दो विरोधी खेमों के जो लोग हैं वो आमने सामने रहे, और उन्हीं से फिर दल प्रणाली का विकास हुआ। अनुदार दल को यदि उसकी नीतियों की चर्चा करें, जिसे कि टोरी दल कहा जाता था, आजकल इसे रूढ़िवादी दल या अनुदार दल कहते हैं, और यह दल राजतंत्र का पक्ष पोषक दल है। यह लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाहता है। ये ब्रिटेन के पुरानी रूढ़ियों को, पुरानी परंपराओं को, विचारधाराओं को बचा कर रखने के पक्ष में है, और यह तीव्र परिवर्तनों का विरोधी है। इस दल को ब्रिटेन का जो उच्च वर्ग है, संपत्तिशाली वर्ग है, उद्योगपतियों का, जमींदारों का, पादरियों का, राजतंत्र के समर्थकों का, इन सब का समर्थन प्राप्त है। और इसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो इस मूल भाव पर आधारित है कि वहाँ पे प्राचीन सामाजिक ढांचे को ज्यों का त्यों बनाए रखा जाना चाहिए, और यह दल पूंजीवाद और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का पोषक रहा है। ब्रिटेन का साम्राज्य राजा के संरक्षण में बढ़ता रहे, यह इस दल की प्रमुख भावना रही है, और यह संपत्तिशाली वर्ग के हितों का संरक्षण चाहता है, और इसीलिए यह मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप नीति का समर्थक है। मुक्त व्यापार का तात्पर्य ये है कि पूंजीपति वर्ग जिस प्रकार से व्यापार करता है, उस व्यापार में राज्य को बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को कानून बना करके पूंजीपतियों की व्यापार करने की नीति में और उनके अवसरों में बाधक नहीं बनना चाहिए, बल्कि राज्य को पूंजीपतियों को सहयोग देने वाले ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो कि पूंजीवाद के निर्बाध फैलाव में सहायक बन सके। इस तरह से ये चाहता है कि सरकार को अनावश्यक आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यह दल पूरे 20वीं शताब्दी में उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के विरोध में था, यानी कि ये ब्रिटेन के साम्राज्यवाद को बनाए रखना चाहता था, और प्रथम महायुद्ध और खासकर द्वितीय महायुद्ध के बाद जब विभिन्न भारत सहित अनेक उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की मांग की और वहाँ राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ, तो अनुदार दल की नीति थी कि इन आंदोलनों को कुचला जाना चाहिए। 20वीं शताब्दी में इस दल के सामने सबसे मुख्य समस्या समाजवाद का मुकाबला करने की रही, और हम देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में ही ब्रिटेन के राजनीतिक फलक पर लेबर पार्टी या श्रमिक दल का उदय हो गया, जिसका कि मूल मंतव्य ही समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाना था। तो अनुदारवाद को सबसे अधिक जो चुनौती मिली 20वीं शताब्दी में वो लेबर पार्टी ने दी, और इस प्रकार से इसकी जो नीतियों में मतभेद उत्पन्न हो गए, और इसी प्रश्न पर दल के अंदर ही अनेक धड़े बन गए। कुछ लोग पूरी तरह से परंपराओं को बनाए रखने के पक्ष में थे, कुछ लोग समाजवाद के प्रभाव में आकर के कुछ प्रगतिशील विचारधारा के बन गए। इस तरह से अनुदारवादी नीतियों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया, और अनुदारवाद के जो एक प्रमुख प्रधानमंत्री थे डिज़राइली,
डिज़रायली जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले इस अनुदार दल को आधुनिक अनुदार दल में परिणत किया और उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई। इस तरह से अनुदार दल ने भी अपना स्वरूप बदला और जिस अहस्तक्षेपवादी नीति का ये पक्ष पोषक था, उसको थोड़ा छोड़ करके अब यह श्रमिकों और जनता के जो निचले वर्ग हैं उनके कल्याण की बात भी करता है। इसके यदि वर्तमान में यदि स्थिति देखें तो वो हम देख सकते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में अनुदार दल की सरकार बनी और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी और जो अनुदार दल के जो प्रमुख जो नेता हैं बोरिस जॉनसन, वो इसके प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में अनुदार दल की सरकार है ब्रिटेन में और बोरिस जॉनसन इसके प्रधानमंत्री हैं। सीटों का बंटवारा यहाँ पर देखा जा सकता है और हम देख सकते हैं कि ये 650 सदस्यों वाले कॉमन सभा में जो इस तरह से ये सीट मैट्रिक्स हम यहाँ देख सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत 326 सीट प्राप्त करने पर बहुमत प्राप्त होता है और 364 मतों के साथ कंजर्वेटिव पार्टी का स्पष्ट बहुमत है। ये जो ब्लू डॉट है ये कंजर्वेटिव पार्टी या सरकार की स्थिति को दर्शाते हैं और ये सारे अन्य दलों की स्थिति को दर्शाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि लेबर पार्टी को 200 सीटें और अन्य जो दल हैं वो इतने दल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी यहाँ पे सदस्यता है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स या जिनको कि पहले विग पार्टी कहा जाता था, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, प्लेड काइमरू, सोशल डेमोक्रेट्स एंड लेबर पार्टी, अलायंस पार्टी, ग्रीन पार्टी, इंडिपेंडेंस और सिनफियान, इस तरह से ये विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो वहाँ पे आज सत्ता के संघर्ष में लगे हुए हैं। अधिकांश 20वीं शताब्दी में अधिकांश समय में अनुदार दल की सरकार रही, किंतु कुछ महत्वपूर्ण मामलों में वहाँ पे उदार दल की और श्रमिक दल की सरकारें रही। उदार दल का जो वर्चस्व है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में रहा था। अब हम बात करते हैं उदार दल की। उदार दल का जो उदय है वो अनुदार दल के साथ साथ हुआ। पहले इसको विग पार्टी कहा जाता था, किंतु 1857 में वह लिबरल पार्टी के नाम से विख्यात हो गई। जैसे 19वीं शताब्दी के अंत में जैसे ही समाजवाद का उदय हुआ और ब्रिटेन में श्रमिक दल का उदय हुआ, वैसे ही उदार दल का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और अब यह एक तीसरे दर्जे का राजनीतिक दल बन करके रह गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घटना घटी वो ये कि 2010 में जो आम चुनाव संपन्न हुए, उन आम चुनावों में उदार दल ने अनुदार दल के साथ गठबंधन, यह 2010 में ब्रिटेन के इतिहास में पहला गठबंधन सरकार बनी और यह उदार दल के सहयोग से अनुदार दल ने सरकार बनाई, जिसमें 57 सीटें उदार दल को प्राप्त हुई थी। और उदार दल जो है वो उसकी जो प्रमुख दलील है वो ये है कि यह खूनी संघर्ष नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है, प्रगतिशीलता चाहता है, लेकिन खूनी संघर्ष नहीं चाहता, जो कि मार्क्सवाद की विशेषता है। और यह अनुदारवाद की तरह रूढ़िवाद या परंपराओं का भी पूरी तरह से पक्ष पोषक नहीं है। इसलिए इसको कहीं सेंट्रिस्ट पार्टी या एक मध्यम मार्ग को अपनाए हुए है ये अपनी नीतियों के संदर्भ में, और इसकी जो प्रतियोगिता है वो शुरू से ही अनुदार दल के साथ रही है। उदार दल का जो मुख्य जो मांग है वो ये है कि कारखानों के प्रबंध में मजदूरों को भी हाथ बटाने का अवसर मिलना चाहिए। वह आयात निर्यात पर प्रतिबंधों का विरोधी है। यह भी मुक्त व्यापार का समर्थक करता है जैसा कि अनुदारवाद करता है, किंतु यह एकाधिकार के विरोध में है। और
1905 से लेकर के 1915 तक इंग्लैंड में लगातार उदार दल का शासन रहा था। और जब जब ब्रिटेन में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं, उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अंजाम देने वाला उदार दल ही रहा है। भारत को जब स्वाधीनता देनी थी 1945 में, तब भी ब्रिटेन में उदार दल की सरकार थी। और उदार दल का जो लोकप्रियता है वो अब समाप्त हो रही है, क्योंकि श्रमिक दल ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है। इसका कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, ये क्योंकि मध्यम मार्ग को अपनाता है, इसलिए कभी ये अनुदार दल की तरफ झुक जाता है और कभी इसका झुकाव समाजवाद की तरफ हो जाता है। जो तीसरा प्रमुख दल है वो है श्रमिक दल या लेबर पार्टी। इसका जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सन 1900 में हुआ, और यह ट्रेड यूनियन आंदोलन का परिणाम था। इस दल का जो संगठन है वो इस प्रकार का ही है कि विभिन्न स्थानीय जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन ट्रेड यूनियंस के जो प्रतिनिधि हैं वो केंद्र पर एक कॉन्फ्रेंस का निर्माण करते हैं, और वो जो केंद्रीय कॉन्फ्रेंस है वो पूरे श्रमिक दल के संगठन का केंद्रीय संगठन है। उसको श्रमिक दल सम्मेलन कहा जाता है या ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। श्रमिक दल के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो ये है कि यह लोकतंत्रीय उपायों में विश्वास रखता है। मार्क्सवादी दलों से विपरीत श्रमिक दल, ब्रिटेन के श्रमिक दल का जो प्रमुख सिद्धांत है, यह परिवर्तन चाहता है, किंतु लोकतंत्रीय उपायों के साथ। यह देश में फैली हुई जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसको दूर करना चाहता है। यह उपनिवेशवाद का विरोधी है, शोषण का विरोधी है। यह दल लॉर्ड सभा का विरोधी है। इसने ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध किया है। और यह जो दल है यह राजतंत्र को समाप्त करना चाहता है या राजतंत्र के रूप को बदल करके उसको लोकतंत्रीय रूप देना चाहता है। और ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में जो अनेक प्रगतिशील कानून बने वो श्रमिक दल के प्रभाव के कारण ही बन पाए थे। जैसा कि हमने देखा कि 1945 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और जैसे ही 1945 में इसकी सरकार बनी वैसे ही श्रमिक दल ने ब्रिटेन में विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिक दल को ब्रिटेन के इतिहास में 1997 के वर्ष में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1997 के चुनाव इस मामले में ऐतिहासिक रहे कि इस समय श्रमिक दल को वैसी विजय मिली जैसी ब्रिटेन के मतदाता ने कभी भी किसी को नहीं दी थी, और उसे 419 स्थान प्राप्त हुए थे, और लगातार 2 बार ये इस समय इसकी सरकार बनी थी। किंतु अब ये जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हिज मैजेस्टी इज मोस्ट लॉयल ऑपोजिशन, यानी कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा की ही सरकार है और राजा का ही विरोधी दल है। ये विचित्र स्थिति है ब्रिटेन के संविधान में। विरोधी दल जो है वो भी राजा का ही विरोधी दल माना जाता है, और यहाँ पर विरोधी दल की भूमिका में लेबर पार्टी को हम देख रहे हैं। पूरे 20वीं शताब्दी में प्रमुख विरोधी दल की भूमिका में हमेशा लेबर पार्टी रहा है। इस तरह से 20वीं शताब्दी के ये जो प्रमुख दल हैं, और 3 प्रमुख दल हैं, इन 3 प्रमुख दलों के अलावा यदि अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो 2019 में जो चुनाव संपन्न हुए उनमें लगभग 45 दलों ने चुनाव में भाग लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब ब्रिटेन की जो राजनीति है वो भी द्विदलीय प्रणाली से बाहर निकल कर के बहुदलीय प्रणाली की ओर जा रही है। ब्रिटेन के जो मुख्य क्षेत्र हैं, घटक हैं, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन घटकों में अलग अलग स्थानों के अपने अपने राजनीतिक दलों का वहाँ उदय हुए हैं।
स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में ये मांग उठ रही है कि वे ग्रेट ब्रिटेन से अपने आप को अलग मुक्त देश के रूप में स्थापित कर लें। इसी तरह से वेल्स में भी स्वायत्तता की मांग निरंतर उठ रही है और उसी का ये परिचायक है कि बहुत सारे राजनीतिक दलों का अलग अलग कारणों से वहाँ पे उदय हो रहा है। और ये अन्य राजनीतिक दल हम देख रहे हैं, लेबर पार्टी तो हमने देखा, कोऑपरेटिव पार्टी, स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट, प्लेड काइमरू, सोशल डेमोक्रेट, अलायंस पार्टी, ग्रीन पार्टी, स्वतंत्र, सिनफियान, ये बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनको ब्रिटेन की संसद में इस समय कम से कम एक स्थान प्राप्त हुआ है। और ऐसे लगभग दर्जनों राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया किंतु उनको एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। भविष्य में हो सकता है कि उन सब के प्रभाव से ब्रिटेन की दल प्रणाली में परिवर्तन हो और पिछले 400 सालों में जो स्थापित द्विदलीय प्रणाली थी अब वह समुदाय उदारवाद और जो है वो परिवर्तन के उसमें आकर के और बहुदलीय प्रणाली के रूप में सामने आए। क्योंकि नए नए जो दल हैं, जैसे कि ब्रिटेन के जो श्रमिक दल के नेता टोनी ब्लेयर जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1997 में जब वो चुनाव जीते तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो वेल्स और स्कॉटलैंड के क्षेत्र में होम रूल की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ये घोषणा करी कि वो ब्रिटेन के पुरुष प्रधान समाज को में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे और उनकी घोषणा के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के इतिहास में 1997 में पहली बार 120 महिलाएं चुनकर के संसद में पहुंची। इसी प्रकार से ब्रिटेन में एशियाई समुदाय का दबदबा बढ़ता जा रहा है और श्रमिक दल ने एशियाई समुदाय के लोगों को भी, उनकी राजनीतिक को भी समझने का प्रयास किया और उन्होंने अपने दल से टिकट दिया और पहली बार ब्रिटेन में 1997 में संसद में 6 भारतवंशी प्रतिनिधि पहुंचे। वर्तमान में स्थिति ये है कि ब्रिटेन में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ये तीनों ही महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रमुख भारतीयों के पास में हैं। इस तरह से ब्रिटेन के समाज का अब स्वरूप परिवर्तन हो रहा है और जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे समाज के हित बदलते हैं और उन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनका प्रभाव भी कम या अधिक होता है, नए दलों का उदय होता है। और ब्रिटेन के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में लगभग 45 से अधिक राजनीतिक दलों का होना इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन अब द्विदलीय प्रणाली की प्रथा से बाहर निकल करके बहुदलीयता की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।